हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 13 लगाने वाले हैं, जिसमें कि 2 प्रैक्टिस सेट आपको मात्र रह गया है रिमेनिंग। तो यहाँ से ध्यान देंगे, आप लोगों को प्रैक्टिस सेट नंबर 13 लगाएंगे और इसके बाद हम लोग न्यू पब्लिकेशन का आपको एडिटोरिया का लेकर आऊँगा मैं आप लोगों के लिए सेट। और दोस्तों, जिन्हें भी पीडीएफ की आवश्यकता है तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल पे जो भी विजिट करके अगर नहीं आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दें। तो दोस्तों, इसके साथ साथ एक और बात ध्यान देंगे कि आपको प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 और 2 दोनों संस्करण कंप्लीट करा रखा है मैंने। और खान सर का भी 20 प्रैक्टिस सेट है प्लस 7 प्रीवियस ईयर जो दिया था वो, और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का भी 15 सेट वाला बुक मैंने कंप्लीट करा दिया है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, अच्छे से आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है अलग अलग आपको। तो दोस्तों, जिन्हें भी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है जा करके प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्जामिनेशन काफ़ी करीब है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। और सेशन स्टार्ट होने से पहले सेशन को लाइक कर दें और ग्रुप में एक शेयर कर दें ज़रूर से। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 13। दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। सेशन स्टार्ट होने से पहले एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर दें और एक ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। देखते हैं आज हम लोग इसका पहला प्रश्न है। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की कार्यप्रणाली के अंतर्गत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। या ध्यान देंगे, आपको भारतीय संविधान में कह रहा है कि संशोधन किया जा सकता है कौन से आर्टिकल के अंतर्गत, अनुच्छेद। ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ से राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 368 है। और वहीं दोस्तों, इसका अगर भाग पूछता है तो भाग 20 याद रखेंगे। कितना? भाग 20। ठीक है, भाग 20 याद रखेंगे। भाग 20 में आपको अनुच्छेद 368 के अंतर्गत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। वहीं देखेंगे हम लोग दोस्तों के 351 किससे संबंधित है अनुच्छेद। तो 351 में कहता है कि संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा दे। वहीं 333 हम लोग देखेंगे। 333 अनुच्छेद है कि आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान इसमें किया गया है। अनुच्छेद 345 में है कि राज्य की विधानसभा में SC ST यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आपको प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 2 नंबर। निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्के का स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए। ध्यान देंगे, तांबा का सिक्का किसने चलवाया था चांदी के सिक्कों के स्थान पर। यहाँ पर आपका 2 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा दोस्तों, MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। इसको शॉर्ट में MBT भी बोलते हैं नाम को। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने चलवाया था। तो यहाँ पर देखेंगे आपको MBT ने 1330 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, इसने सांकेतिक सिक्के जारी किए। अर्थात इसको सांकेतिक सिक्के को ही पीतल और तांबे के लिए, जो पीतल और तांबे के सिक्के ढाले गए थे, जिनकी कीमत सोने और चांदी के सिक्कों के समान ही थी। सोने और चांदी के सिक्कों के समान ही थी। तो 13। और इसके साथ साथ एक और पॉइंट याद रखेंगे दोस्तों हम लोग कि MBT के शासनकाल में ये इब्न बतूता जो भारत आया था 1333 ईस्वी में आया था। ठीक है, कब? 1333 ईस्वी में आपको इब्न बतूता MBT मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही भारत आया था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी माना जाता है, ये प्रश्न पूछा जाता है, इसको ध्यान में हम लोग रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 3 नंबर के संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है, यानी कि किस श्रेणी के अंतर्गत आता है संगमरमर चट्टान। तो 3 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा सी हो जाएगा दोस्तों, कायांत्रित चट्टान। संगमरमर एक कायांत्रित चट्टान है। इसका निर्माण जो है तब होता है जब चूना पत्थर उष्मा और दबाव के अधीन होता है। ठीक है, इसको ध्यान में हम लोग रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 4 नंबर के। निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों के पास पास्कल के नियम का ज्ञान होना चाहिए। कौन से खेल में? चढ़ाई, पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग या स्कूबा जो डाइविंग जो होता है, बर्फ जो होता है वो। तो 4 का देखेंगे हम लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा डी हो जाएगा। ठीक है, डी वाला जो स्कूबा डाइविंग है, ये जो कहता है कि निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों के पास पास्कल के नियम का ज्ञान होना चाहिए, पास्कल के नियम का। तो ये इस खेल में आपको होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 5 नंबर देखेंगे कि 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई। 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटंगा के बचाव करने के लिए दौरान कौन सी रानी की मृत्यु हो गई थी। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका सी हो जाएगा दोस्तों, रानी दुर्गावती की। ठीक है, रानी दुर्गावती की जो मदावी जो थी आपको रानी दुर्गावती मदावी 1550 से 1564 तक गोंडवाना की एक रानी थी, जिन्होंने 1564 को मुगलों के खिलाफ लड़ाई में
पराजय की संभावना देखने के कारण स्वयं अपनी जान दे दी। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ से आपको सी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देखेंगे कि महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिर का प्रसिद्ध नाम क्या है। 6 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा दोस्तों, रथ है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग, काफ़ी आपको चर्चित प्रश्न ही आपको पूछा जाता है, तो रथ आपको यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 7 नंबर, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, आपको 7 का ए हो जाएगा दोस्तों, प्रशांत महासागर में। कहाँ, प्रशांत महासागर में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। क्वींस, ये आपको ग्रेट बैरियर रीफ जो आपको है प्रशांत महासागर में कहाँ है, तो क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट से दूर प्रशांत महासागर के ये पश्चिमी किनारे पर प्रवाल समुद्र में स्थित है। ये इसको भी ध्यान में रखेंगे, कहाँ आपको ये जगह भी पूछ देता है तो ऑस्ट्रेलिया में, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। देखिएगा, रजत का मतलब होता है चांदी। ठीक है, तो रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे रजत सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। अगला प्रश्न देखेंगे, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था। कौन से साल में आपको हल्दी घाटी की युद्ध लड़ी गई थी। 9 का देखेंगे हम लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा बी हो जाएगा, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी की युद्ध जो हुई थी गोगुंडा के निकट अरावली पहाड़ी के हल्दी घाटी में यह हुआ था। यह युद्ध जो है कि मान सिंह एवं आसफ खां तथा महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। किसके किसके बीच, आपको अकबर के तरफ से ये मान सिंह थे एवं आसफ खां तथा अगेंस्ट में आपको थे महाराणा प्रताप, उनके बीच ये लड़ा गया था हल्दी घाटी के युद्ध 1576 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 10 नंबर, तो देखेंगे यहाँ पर कि बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था। यहाँ ध्यान देंगे, बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 का, लक्षण देव। ठीक है, लक्षण देव जो था आपको बंदा बहादुर का ये मूल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 11 नंबर की, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। ठीक है, ये आपको सबसे पहले आपको अंग्रेजों ने जो फैक्ट्री लगाई थी आपको सूरत में लगाई थी। कहाँ, सूरत में। 11 का आपको यहाँ से डी हो जाएगा राइट आंसर। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड जो था 30 मई 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये तो हिंदी का पहला समाचार पत्र जो है उदंत मार्तंड जो था ये आपको कहाँ से प्रकाशित हुआ था। 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, कलकत्ता से। ठीक है, अब इसलिए जानते हैं कि देखिएगा भारत की पहली राजधानी आपको कलकत्ता ही थी, इसलिए जो भी ज़्यादातर आपको जो काम होता था तो कलकत्ता से ही आपको प्रकाशित होता था। जो भी समाचार पत्र हो गया या कोई भी चीज़ तो वहाँ से होता था। 1912 ईस्वी में जब नई दिल्ली राजधानी बनी तो फिर वहाँ से होने लगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कलकत्ता से उदंत मार्तंड की आपको प्रकाशित हुई थी। हिंदी का पहला समाचार पत्र था ये। यह भी प्रश्न इस तरह से भी याद रखेंगे आप लोग कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था, उदंत मार्तंड। इसके साथ साथ यह भी याद रखेंगे दोस्तों कि उदंत मार्तंड के प्रकाशक जो थे आपको कौन थे, तो इसके प्रकाशक थे आपको एवं संपादक जुगल किशोर शुक्ला। कौन थे, जुगल किशोर शुक्ला थे, इनका नाम भी याद रखना है। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि मुजफ्फरपुर कांड में 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है। ध्यान देंगे कि मुजफ्फरपुर जो बम कांड हुआ था 1908 ईस्वी में, इसके संबंध में किसके साथ आपको है। यहाँ ध्यान देंगे, सावरकर, अजीत सिंह, प्रफुल्ल चाकी या बिपिन चंद्र पाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 13 का सी हो जाएगा दोस्तों, प्रफुल्ल चाकी। ठीक है, प्रफुल्ल चाकी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ एक और नाम याद रखेंगे जो कि काफ़ी आपको फेमस क्रांतिकारी थे, ये खुदीराम बोस। ठीक है, खुदीराम बोस का नाम भी याद रखेंगे। ये दोनों जो है कि मुजफ्फरपुर कांड में आपको शामिल थे 1908 ईस्वी में। इन्होंने जो है कि मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयत्न किया था, जिसमें वो बम मारे तो थे लेकिन वो आपको बच गया था। गलती से आपको एक ये कैनेडी की पत्नी और उसकी बेटी थी, पुत्री थी, उसके गाड़ी पे बम ये गिर गया था, जिसमें उन दोनों की मृत्यु हो गई थी। तो वहाँ पर हुआ ये कि आपको प्रफुल्ल चाकी जो है कि आत्महत्या कर लिया, ये इन्होंने कर लिए, और खुदीराम बोस पकड़े गए जिनको फांसी की सज़ा बाद में सुनाई गई थी। और साथ साथ इसको भी याद रखेंगे कि खुदीराम बोस जो थे सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले भी क्रांतिकारी थे। यह भी प्रश्न आता है कि सबसे कम उम्र में कौन से क्रांतिकारी थे जो कि सबसे कम उम्र में उन्हें फांसी पर चढ़ाई गई, तो खुदीराम बोस का नाम आता है, इसको ध्यान में रखेंगे। 14 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे कि इसमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे। किसान आंदोलन के साथ जो 1900 देखिएगा चंपारण सत्याग्रह में जो 1917 ईस्वी में हुआ था, उसमें
इसमें नाम आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 15 नंबर देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाली नहीं है। देखिएगा, भू स्तरीय रचना वाली नहीं है, कौन से जिला धारवाड़। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोहतास, ठीक है। रोहतास जिला जो है कि भू स्तरीय रचना वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर हम लोग देखेंगे कि गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी में है वह चिन्हित कीजिए। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखेंगे हम लोग यहाँ से सी हो जाएगा आपका राइट, यहाँ से गोमती नदी, ठीक है। गोमती नदी जो है कि एक सहायक नदी ऐसी है गंगा की जिसका उद्गम मैदानी मैदान में है जो चिन्हित, ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अलमाटी बांध किस नदी पर है स्थित है। अलमाटी बांध किस नदी पर है, आपको ये कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा, 17 का सी। और सोन नदी का भी देखेंगे हम लोग कि सोन नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, रामगंगा उत्तराखंड से निकलती है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ से 18 नंबर, ग्रंथ पुरस्कार योजना के तहत डॉक्टर ग्रियर्सन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। डॉक्टर ग्रियर्सन पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। तो 18 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा दोस्तों, मैथिली और मगध की पुस्तकें, मैथिली और मगध की पुस्तकें के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रंथ पुरस्कार की योजना के तहत आपको ग्रियर्सन पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 19 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बफर स्टॉक फाइनेंसिंग सुविधा प्रदान करता है। कौन सा जो संगठन है आपको, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 19 का IMF, ठीक है। वहीं IMF का देखिएगा हम लोग फुल फॉर्म जानेंगे कि क्या होता है, पूछ देता है कभी कभी एग्जामिनेशन में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1945 ईस्वी में। कब, 1945 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय है आपको IMF का वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC में आपको DC का भी कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देता है, तो उसका मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। RBI की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। वर्ल्ड बैंक भी 1945 में, ADB आपको 1966 में, इसका भी सभी को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखेंगे, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। 20 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, प्राक्कलन समिति, ठीक है। प्राक्कलन समिति, इसमें जो है कि प्राक्कलन समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। यह भी याद रखेंगे आप लोग कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो ये लोकसभा से सिर्फ होते हैं टोटल, ये आपको इसमें कि प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। वहीं लोक लेखा समिति में पूछ देगा अगर कितने सदस्य होते हैं, तो टोटल आपको लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। 15, जिसमें कि 15 आपको लोकसभा से और 7 आपको राज्यसभा से आते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 21 नंबर कि कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है। कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है। तो 21 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष। 22 नंबर प्रश्न, विश्व पोलियो दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। 22 का ए हो जाएगा दोस्तों, 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है हर साल प्रत्येक वर्ष से। यह दिन पोलियो टीका की खोज करने वाले महान वैज्ञानिक जो पोलियो टीका का खोज किए थे, जॉन इसाल के, ठीक है, जॉन इसाल का नाम था, उन्हीं के समर्पित, उन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 23 नंबर के, PM विश्वकर्मा योजना के आवेदन के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है। PM विश्वकर्मा योजना के आवेदन के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु पूछ रहा है। 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 21 वर्ष, ठीक है। टोटल कितना होता है, 21 वर्ष आपको कम से कम होना चाहिए। प्रधानमंत्री, ध्यान देंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कर दी है। PM मोदी ने विश्वकर्मा जयंती और अपने 73वें जन्मदिन के मौके पर इस योजना की शुरुआत की। कैबिनेट ने हाल ही में इस योजना के लिए 5 साल के लिए 13,000 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में आवेदन करने वाले लोगों की आयु 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 24 नंबर प्रश्न है कि बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खोलने का प्रस्ताव रखा गया है, यह किस जिले में खुलेगा। ध्यान देंगे, बिहार का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, इसको VVI लगा लेंगे आप लोग। बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खोलने का प्रस्ताव रखा गया है, यह किस जिले में खुलेगा। तो इसका राइट आंसर ऑफ 24 का आपको बी हो जाएगा दोस्तों, भोजपुर जिला में, ठीक है। भोजपुर जिला में आपको इसको, भोजपुर इसका मुख्यालय आपको ध्यान देंगे आरा में स्थित वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में राज्य को पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खोलने का प्रस्ताव राजभवन को भेजा गया है।
25 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मांग का नियम असफल हो जाता है? किस में आपको जो है मांग का नियम असफल हो जाता है, किस परिस्थिति में? 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको निम्न स्तरीय वस्तुएं की स्थिति में आपको मांग का नियम जो है असफल हो जाता है। 26 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस या किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। 26 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से देखेंगे हम लोग, बी यहाँ से आपको राइट हो जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 20 है और 21 है, ठीक है। दो सिद्धि और प्राण एवं दैहिक का स्वतंत्रता जो है इसमें जो दिया गया है अनुच्छेद 20 और 21 में, ये आपको है कि अनुच्छेद स्थगित नहीं किया जा सकता है आपातकाल की स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को खाली स्थान के लिए जाना जाता है, यानी कि किस काम के लिए जाना जाता है? 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, बंगाल की अस्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए। बंगाल की अस्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 49वीं समानांतर रेखा 49 कह रहा है कि 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य की सीमा आपको रेखा बनाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, आपको संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के बीच आपको 49वीं समानांतर रेखा आपको बनाती है। वहीं हम लोग जानेंगे कि उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच आपको 17वीं समानांतर रेखा, कितना 17वीं समानांतर रेखा आपको कहलाती है। इसको याद रखेंगे साथ साथ इस पॉइंट को भी। जर्मनी और फ्रांस के बीच आपको मैगिनोट रेखा जो है आपको ये साझा करती है, इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। जर्मनी और फ्रांस के बीच कौन सी रेखा है? मैगिनोट रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, ला नीना प्रशांत महासागर पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है? एक ला नीना आपको ये जलधारा है जो कि प्रशांत महासागर पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है? तो 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल का तापमान कम कर देता है। ये जो आपको ये जो है ला नीना आपको धारा, ये आपको जल के तापमान को कम कर देता है प्रशांत महासागर के। 30 नंबर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। ध्यान देंगे कि मोहम्मद गौरी का कौन सा गुलाम था इसमें, जो कि अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और गुलाम वंश का स्थापना किया। तो गुलाम वंश का स्थापना किसने किया था? 1206 ईस्वी में किया था। किसने? 1206 ईस्वी में किया था आपको। 30 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, इसका ध्यान रखेंगे। 1206 ईस्वी में ये आपको मोहम्मद गौरी का गुलाम था। वहीं ध्यान देंगे दोस्तों हम लोग के इल्तुतमिश, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में आपको स्थापना किया था। 1206 से 1290 तक भारत के दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले 5 असंबंधित आपको राजवंशों में से पहला था आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 31 नंबर के, मुख्य समुद्र से संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह अलग किए गए समुद्री जल के विस्तार को क्या कहते हैं? यहाँ देंगे 31 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, इसको लैगून कहते हैं। यह कह रहा है कि प्रमुख समुद्र से संकीर्ण पट्टी के द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह अलग किए गए समुद्री जल विस्तार को क्या कहते हैं? लैगून कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर के, नौ नालंदा महावीर किसके लिए विख्यात है? नौ नालंदा महावीर किसके लिए विख्यात है? 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए आपको फेमस है। ये किसके लिए है विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 33 नंबर के, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, इसी कारण से? तो 33 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा बी हो जाएगा, अजातशत्रु। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक भी था, इसको याद रखेंगे। क्या? कुनिक के नाम से भी इसको जाना जाता था। ये आपको जो है कि मगध की प्रारंभिक शासक राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और अपने उस गद्दी पर बैठा, और उसके साथ साथ उसके साथ भी वही हाल हुआ जो उसका बेटा फिर उसका पुत्र के जो है हत्या करके ये सिंहासन पर बैठा था। इसको ध्यान देंगे दोस्तों कि इसमें ये अजातशत्रु जो है कि लगभग 32 वर्ष शासन किया था आपको अजातशत्रु ने। इसे 492 से 460 ईसा पूर्व के बीच आपको इसने शासन किया। यह आपको हरेक वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे उदयन पाटलिपुत्र शहर की जो स्थापना की थी उदयन नहीं किया था, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 34 नंबर के, दस कुमार चरितम किसने लिखा है? दस कुमार चरितम एक आपको ये बुक है, ये किसने लिखा? भारवी, बिल्हन, दंडी या सोमदेव? 34 का ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा दोस्तों, दंडी ने लिखा। दस कुमार चरितम के लेखक कौन है? दंडी हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दो अस्पा और सिंह अस्पा, काफ़ी आपको विख्यात प्रश्न है, आपको काफ़ी चर्चित है। देखिएगा, दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था? ये एग्जामिनेशन में कई बार आपको ये पूछा गया है। 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको अकबर, यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के द्वारा प्रारंभ की गई मनसबदारी व्यवस्था में जहांगीर के काल में दो अस्पा एवं सिंह अस्पा व्यवस्था को लागू किया गया था। लेकिन ऐसे देखिएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर यहाँ से बी आपको यहाँ से इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, दो अस्पा सिंह अस्पा आपको जहांगीर से अकबर के द्वारा प्रारंभ की गई थी मनसबदारी व्यवस्था में जहांगीर के काल में दो अस्पा और सिंह अस्पा व्यवस्था लागू किया गया था। इसमें जात रैंक को बढ़ाए बगैर सवार रैंक को दोगुना कर दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपको सही सुमेलित नहीं है? यहाँ से ध्यान देंगे, आपको नहीं के बारे में पूछ रहा है। 3 सही होगा इसमें, 1 गलत होगा। हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध है, जो कि आपको बिल्कुल सही। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था ये? 1764 ईस्वी में। इसको ध्यान में रखेंगे। हेक्टर मुनरो उस समय था, सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध है। आंग्ल नेपाल युद्ध आपको 1814 से 1816 लड़ा गया था। ठीक है, 1814 से 16 तक चला था ये। तो इसका लॉर्ड हेस्टिंग्स था उस समय, बिल्कुल सही है ये। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध आपको 1799 में लड़ा गया था। ये कब? इसमें आपको टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, सभी लोग आप लोग जानते होंगे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में ये भी आपका बिल्कुल सही है। लॉर्ड कर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है। देखिएगा, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 में लड़ा गया था। कब? 1817-18 ईस्वी में लड़ा गया था, जो कि इस समय भी आपको लॉर्ड हेस्टिंग्स ही था। लॉर्ड कर्नवालिस यहाँ दे रहा है, जो कि ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो देखिएगा, गांधी जी संबंधित निम्नलिखित में से कौन से संबंधित नहीं थे, किससे? तो स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखिएगा, 37 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा ए हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन, जिसको हम लोग बंगाल विभाजन जो उस समय जो हुआ था 1905 में, उसी को कहा जाता है। ठीक है, 1905 ईस्वी में, इससे आपको संबंधित नहीं थे। अदरवाइज आपको खिलाफत आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, इससे भी संबंधित है आपको गांधी जी। भारत छोड़ो आंदोलन 1900 कब हुआ था? 8/8/42, इसको याद रखेंगे, 8/8/42। इस तरह से ट्रिक बना करके याद रखेंगे डायरेक्ट, 8 अगस्त 1942 यानी कि 8/8/42। खिलाफत आंदोलन जो हुआ था ये 1919 में हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1917 में हुआ था। आपको ये सत्याग्रह जो चंपारण सत्याग्रह में हुआ था, इससे संबंधित नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ से। देखिएगा, निम्नलिखित में से एक सुमेलित करना है। देखिएगा, लेखक दे रखा है यहाँ से, पुस्तक यहाँ का नाम मिलान करना है। वैलेंटाइन शिरोल इंडियन स्ट्रगल, गलत है ये आपका। रफ़ीक जकरिया, ऑप्शन नंबर देखिएगा बी यहाँ से राइट हो जाएगा। रफ़ीक जकरिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक, आपको सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस का आपको हो जाएगा इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, ये बुक इन्होंने लिखा। वैलेंटाइन शिरोल का हो जाएगा आपको इंडियन अनरेस्ट है। ठीक है, इसका ये हो जाएगा, मिला लीजिएगा। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय से संबंधित है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। वहीं आपको एक बुक आता है दोस्तों, इंडिया डिवाइडेड के लेखक हो जाते हैं राजेंद्र प्रसाद, इनका भी नाम याद रखेंगे। तो यहाँ से देखिएगा, रफ़ीक जकरिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ऐसे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 39 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे कि केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है, ये किस लिए प्रसिद्ध है? 39 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, कि भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला यह क्षेत्र है। भारत का न्यूनतम यानी कि सबसे कम ऊंचाई वाला यह क्षेत्र है। केरल का एक जगह है कुट्टानाड, ठीक है, जिसको हम लोग कुट्टानाडु या बोलते हैं, उस वहाँ ये आपको सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। 40 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? देखिएगा, गंगा नदी के किनारे स्थित इसमें से नहीं है कौन सा? फतेहपुर, भागलपुर, उत्तरकाशी या कानपुर। तो 40 का देखेंगे हम लोग राइट आंसर, देखिएगा कानपुर हो जाएगा राइट आंसर 40 का, या डी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो भागलपुर भी गंगा नदी के किनारे बसा है, उत्तरकाशी या फतेहपुर सब हो जाएगा, लेकिन कानपुर आपको गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। वहीं हम लोग जानेंगे दोस्तों कि गंगा नदी का जो उद्गम स्थल आपको है, ये कहाँ से निकलती है। ये आपको उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख नामक स्थान से गंगोत्री हिमनद से निकलती है। गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी ये निकलती है, जो कि टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित देवप्रयाग में अलकनंदा के से आपको जाकर के पश्चात गंगा के नाम से ये मिल जाती है वहाँ से, तो देवप्रयाग में। इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 41 नंबर के भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, कौन से राज्य से? 41 का आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक से ये प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे,
बिहार के किस जिले में दलदली मिट्टी है? देखिएगा, बिहार के कौन से जिले में आपको दलदली मिट्टी पाई जाती है? किशनगढ़, भागलपुर, बक्सर या औरंगाबाद? इसको देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइएगा। 42 का ऑप्शन नंबर यहाँ से आपको ए हो जाएगा दोस्तों, किशनगंज। ठीक है, किशनगंज। किशनगंज में आपको दलदली मिट्टी आपको बिहार के जिले में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, स्टेडियम और शहर का कौन सा मिलान आपको इसमें से गलत है? तो ये पूछ रहा है, एक गलत होगा, 3 सही होगा इनमें से। तो 43 का हम लोग देखेंगे कि कौन सा सही है। खुदीराम बोस स्टेडियम, मुजफ्फरपुर, आपको ये सही है आपका। 43 का ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी है, जगजीवन राम स्टेडियम, खगौल। देखिएगा, काफ़ी ये भी पूछ दिया है, सही है आपको। जगजीवन राम स्टेडियम आपको खगौल में पड़ता है, ये खगौल दानापुर ये पड़ता है। ठीक है, खुदीराम बोस स्टेडियम आपको मुजफ्फरपुर सही है। इंदिरा गांधी स्टेडियम मुंगेर, जो कि आपको ये गलत है। 43 का आपको देखिएगा सी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। राजेंद्र स्टेडियम छपरा, आपको ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। बिहार के इंदिरा गांधी स्टेडियम आपको कहाँ है? ये मुंगेर में ना पढ़ करके ये पूर्णिया में पड़ता है। ठीक है, इसको याद रख कर लेंगे आप लोग। कहाँ पड़ता है ये? इंदिरा गांधी स्टेडियम पूर्णिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं कौन से हैं? भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन से हैं इनमें से? 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, वो आपको भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 45 नंबर के, हाल ही में खबरों में रहा कफ्यू नेशनल पार्क है। कफ्यू नेशनल पार्क के किस देश में स्थित है? कफ्यू नेशनल पार्क कौन से देश में पड़ता है? ये 45 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा ए हो जाएगा, जाम्बिया में पड़ता है। ये कहाँ? जाम्बिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि प्रधानमंत्री ने प्रथम राष्ट्रीय प्रशिक्षण कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया है? 46 का ऑप्शन नंबर देखिएगा यहाँ से, लखनऊ, अहमदाबाद नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। ये आपको कफ्यू नेशनल पार्क कहाँ है? आपको ये नई दिल्ली में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 47 नंबर की, इंडिगो एयरलाइन ने किसके साथ 500 A320 विमान खरीदने का समझौता किया है? इंडिगो एयरलाइन ने किसके साथ 500 A320 विमान खरीदने का समझौता किया है? 47 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, एयरबस से समझौता किया है। 48 नंबर प्रश्न है कि अमेरिकी कांग्रेस से के संयुक्त सत्र के 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन हैं? 48 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, नरेंद्र मोदी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। पीएम मोदी अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 49 नंबर के, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का खिताब जीता है? देखिएगा, कनाडा ओपन का खिताब कौन सा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने जीता है? तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा दोस्तों, लक्ष्य सेन। ठीक है, लक्ष्य सेन ने आपको बैडमिंटन खिलाड़ी हैं ये कनाडा ओपन खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखेंगे 50 नंबर की, ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में किसने कांस्य पदक जीता है? 50 का ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वीराज टोंडीमन। ठीक है, पृथ्वीराज टोंडीमन ने ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ से आपको साइंस का हम लोग प्रश्न देखेंगे। ठीक है, सामान्य विज्ञान का, गणित के लिए आप ये रीजनिंग के लिए मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल जुड़ जाए, वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। देखिएगा, 51 नंबर प्रश्न है यहाँ से कि 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त किया जाएगी? यानी कि लगभग में आपको पूछ रहा है कि 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से देखेंगे हम लोग, सी यहाँ से राइट हो जाएगा, 183 गुने 10⁻7 नैनोमीटर यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, इसमें 6 फीट बोल रहा है, तो 6 फीट बराबर 183 गुने होता है आपको 1 मीटर बराबर 10⁻−9 के बराबर हो जाएगा आपको। नैनोमीटर मीट्रिक प्रणाली में एक लंबाई की इकाई है जो 1 मीटर के 10⁻−9 के बराबर होता है। ठीक है, 10⁻−9 के बराबर होता है। 6 फीट बराबर 183 गुने 10⁻7 नैनोमीटर, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 52 नंबर के, निम्नलिखित संयंत्रों में किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? देखिएगा, अत्यधिक उच्च ताप मापने में किसका उपयोग किया जाता है? 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पायरोमीटर से। देखिए, उच्च ताप मापने के लिए हम लोग पायरोमीटर का उपयोग करते हैं अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए। अगला प्रश्न है, वहीं देखेंगे हम लोग दोस्तों, फोटोमीटर क्या है, इससे क्या मापा जाता है? फोटोमीटर जो है कि 2 स्रोत की प्रदीपन एवं तीव्रता की तुलना करने वाला ये उपकरण है। और इसमें देखिएगा, फोनोमीटर जो होता है, इसके द्वारा ध्वनि की तीव्रता स्तर को ज्ञात किया जाता है। और पैक्नोमीटर जो है, ये पैक्नोमीटर, इससे हम लोग द्रवों के घनत्व तथा प्रसार गुणांक का माप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है,
यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी, क्या प्रभाव पड़ेगा तराजू पर। 53 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ये घटेगी। अगर एक व्यक्ति संवेदनशील जो है कि सेंसिटिव तराजू पर अगर खड़ा है, यदि वो आपको गहरी सांस लेगा, आपको मतलब कि एक लंबी सांस लेता है, तो तराजू की रीडिंग क्या होगी, घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 54 नंबर की, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा। अगर कोई लिफ्ट में अगर व्यक्ति कोई बैठा या खड़ा जो भी है, उसको अपना अधिक भार कब आपको प्रतीत होगा, महसूस होगा। 54 का देखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका राइट हो जाएगा। जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जा रही हो तभी उसको भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, और जब गति से आपको जब नीचे जा रही होती है लिफ्ट, तो उसका अपना भार जो है कि घटा हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग 55 नंबर की, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों को बनना किस परिघटना का परिणाम है, कौन सी परिघटना का परिणाम है ये। 55 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा ए हो जाएगा। आपको बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का इसे परिघटना माना जाता है। जब साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग जो कलरफुल जो दिखते हैं, आप लोग देखे होंगे, ये रंगीन कलरफुल दिखता है, वो आपको बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण ये होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर की, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है। देखिएगा केल्विन पैमाने पे, पैमाना कितने प्रकार का होता है ये भी प्रश्न पूछ सकता है। टोटल 4 प्रकार का होता है, एक सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, एक रोमर होता है, एक केल्विन पैमाना होता है। तो केल्विन पैमाना में पूछ रहा है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान आपको कितना होता है, तो 56 का यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से देखेंगे डी हो जाएगा, 310 केल्विन। ठीक है, कितना हो जाएगा, 310 केल्विन यहाँ से राइट हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे, ध्यान देंगे, केल्विन मान से मानव शरीर का जो सामान्य तापमान निकालना है हम लोग को केल्विन में, तो ये आपको देखिए फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला याद रहेगा तो किसी भी पैमाने से किसी भी पैमाने पे आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला देखिए होता है आपको C-0/100, यानी कि 100 बराबर भाग में जो बांटा जाता है वही को यहाँ पर नीचे में डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक है, इज इक्वल टू आपको कितना होता है केल्विन में, केल्विन माइनस 273 आपको क्या होता है, इसका होता है। अब बटा इसको 100 बराबर भाग में बांटा जाता है, यानी कि इसका हिमांक बिंदु केल्विन में 273 होता है, और क्वथनांक बिंदु जो होता है आपको 373 होता है। 100 का डिफरेंस होता है, उसी को हमने 100 नीचे लिखा। ठीक है, ये फार्मूला याद है। देखिएगा हम लोग को सेल्सियस में कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस शरीर का तापमान होता है, सभी को लगभग याद होता है। 37 रख करके इसको बनाइएगा आप लोग तो तुरंत बन जाएगा आपका। देखिएगा जैसे 37 डिग्री सेल्सियस है, ये 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ये इज इक्वल टू के माइनस 273। ठीक है, 273 हो जाएगा। 273 को हम इधर उठा करके लाएंगे और 37 आपको प्लस हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपको 310। ठीक है, कितना, 310, ये आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 57 नंबर के, विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे, ए देखिएगा खर्च को कम करने के लिए नहीं, बी है क्योंकि उपकरण थ्री फेज में काम करते हैं, सी है सुरक्षा के लिए, डी है फ्यूज़ के रूप में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 57 का यहाँ से देखिएगा सी हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन, सुरक्षा के लिए आपको उपयोग किया जाता है। 58 नंबर प्रश्न है कि किसी एसी जनित्र यानी कि जनरेटर तथा डीसी जनित्र यानी कि डीसी जनरेटर में एक मूलभूत अंतर यह है कि क्या है आपको इसका अंतर। 58 का देखेंगे हम लोग, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से आपको हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं, जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। इसको ये राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका। 59 नंबर प्रश्न देखेंगे कि ब्लूटूथ तथा वाईफाई के बीच क्या अंतर है। देखिएगा ब्लूटूथ एक होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं, और वाईफाई भी जानते हैं सभी लोग यूज़ करते हैं, इसके बीच क्या अंतर होता है। 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से पहला वाला ही सही हो जाएगा कि ब्लूटूथ जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ रेडियो आवृत्ति पट्ट प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज़ अथवा 5 गीगाहर्ट्ज़ आवृत्ति पट्ट प्रयुक्त करता है। इसको ध्यान में रखेंगे, कितना, ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ रेडियो आवृत्ति पट्ट प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज़ अथवा 5 गीगाहर्ट्ज़ आवृत्ति पट्ट प्रयुक्त कर सकता है। इसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है, यानी कि विश्व की सबसे बड़ी दूरबीन कौन सी है। 60 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, तियानयान। इसको याद रखेंगे, काफ़ी अच्छे प्रश्न है ये। तियानयान वर्तमान में विश्व की विशालतम दूरबीन चाइना के पास है, जिसका नाम क्या है, तियानयान नाम दिया गया। इसका निर्माण एलियन की खोज एवं पहचान के लिए किया गया था। तियानयान का अर्थ होता है स्वर्ग की आँख है। इसका देखिए इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है कि विश्व की विशालतम दूरबीन तियानयान का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ हो जाएगा आपको स्वर्ग की आँख है। ये आपको चीन ने इसका आपको डिस्कवरी यानी कि खोज किया, बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 61 नंबर की, आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। 61 का देखेंगे हम लोग, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है,
कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहते हैं, बिल्कुल, तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 62 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय विलयन का संभव पीएच मान है? अम्लीय विलयन का संभव पीएच मान आपको कौन सा है? 62 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक संभव मान इसमें से 6 हो सकता है अम्लीय का। अम्ल यानी कि एसिड क्या पूछ रहा है। 7 तो आपका उदासीन हो जाएगा। ठीक है, 7 से जो ज़्यादा हो गया आपको क्षार कहलाता है, बेस। ठीक है, जैसे 8 हो गया, 9 हो गया, ये सब बेस पे चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 63 नंबर की, मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात यानी कि स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? 63 का ऑप्शन नंबर यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निकेल, यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। इस्पात या स्टील आयरन और कार्बन के मिश्र धातु है ये। कार्बन की मात्रा के आधार पर स्टील की बहुत सी किस्में होती हैं। मृदु इस्पात, मध्य इस्पात, कठोर इस्पात, मिश्र इस्पात, ये सब होता है। 64 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? ट्यूबलाइट में पूछ रहा है कि निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है। 64 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नियोन और पारद वाष्प। पारद वाष्प का मतलब पूछ रहा है कि पारा यानी कि, ठीक है, पारा का Hg आपको ये होता है, इसका ये Hg पारा, पारद वाष्प होता है, यानी कि पारा का आपको वेपर होता है और नियोन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 65 नंबर के, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित में को मिलाकर बनाया जाता है। किसको मिलाकर के बनाया जाता है? 65 का देखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी ही आपका राइट है कि नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिला करके स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया को बनाया जाता है। इसमें देखिएगा HNO3 और HCl। HNO3 जो होता है आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 और नाइट्रिक अम्ल 1 के अनुपात में होता है, इसको ध्यान में हम लोग रखेंगे, इसको एक्वारेजिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 66 नंबर प्रश्न है कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? 66 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल शक्कर के किण्वन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 67 नंबर प्रश्न है कि RDX आविष्कृत हुआ। देखिएगा RDX जो है आविष्कृत हुआ है अल्फ्रेड नोबेल द्वारा, सॉडी द्वारा, बर्जीलियस द्वारा या हैनिंग के द्वारा। 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हैनिंग के द्वारा आपको RDX जो है आविष्कृत हुआ है, यानी कि आविष्कार किया गया है RDX का। इसके बारे में कुछ फैक्ट जानेंगे हम लोग RDX के बारे में। RDX का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड डेवलप एक्सप्लोसिव। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलप एक्सप्लोसिव होता है। हैंस हेनिंग के द्वारा दानेदार शुद्ध पाउडर के रूप में इसकी खोज की गई थी और इसकी उष्मा के जो इसको जो विस्फोटक उष्मा जो होती है RDX की 1510 किलो कैलोरी होती है। कितनी होती है? 1510 किलो कैलोरी होती है। इसका नाम याद रखेंगे हम लोग और साथ साथ इसको भी याद रखेंगे RDX एक शक्तिशाली विस्फोटक है। इसका रासायनिक नाम भी याद रखेंगे, साइक्लो ट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन है इसका। साइक्लो ट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन इसका आपको रासायनिक नाम है, इसको ध्यान में रखेंगे। हैंस हेनिंग इसकी खोज कब की थी? 1899 में। ये भी डेट भी याद रख लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूध उदाहरण है एक किस चीज़ का आपको उदाहरण है? 68 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा, इमल्सन, यानी कि ये एक कृत्रिम पायस का उदाहरण है दूध। ठीक है, वहीं पेंट के बारे में पूछता है तो पेंट भी आपको पायस यानी कि मसर का उदाहरण है, लेकिन अब आपको ये कृत्रिम हो जाता है वो, ये आपको ये प्राकृतिक हो जाता है। दूध एक प्राकृतिक पायस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 69 नंबर के निम्नलिखित में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? यूरिया उत्पादक के उत्पादन में किया जाता है। 69 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ठीक है, CO2 का जो उपयोग हम लोग करते हैं यूरिया उर्वरक के उत्पादन में हम लोग करते हैं। 70 नंबर प्रश्न है कि मीथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इनमें से कौन से कथन सही हैं? यहाँ से देखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा 70 नंबर हम लोग पढ़ेंगे ऑप्शन यहाँ से देखिएगा, भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों में कौन से गैस का निर्मित होना प्रेरित हो सकता है? ये सही है आपका, प्रेरित हो सकता है, निर्मुक्त होना। मीथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा में तथा समुद्र अधः स्थल के नीचे पाए जाते हैं, ये भी सही है। वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो 70 का ऑप्शन नंबर देखेंगे यहाँ से 1 2 3 तीनों सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 70 का राइट आंसर। 71 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थि बोला जाए तो हड्डी का अध्ययन किस में हो जाता है? ऑस्टियोलॉजी में। पहला ही आपका सही है, 71 का ए हो जाएगा, ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन यानी कि अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। वहीं ओरोलॉजी हम लोग देखेंगे, ओरोलॉजी में किसका? पर्वतों का अध्ययन होता है। ओरोलॉजी में पर्वत का लिख देता हूँ मैं, इसको याद रखेंगे आप लोग, पर्वत का अध्ययन होता है ओरोलॉजी में। सेरोलॉजी में किसको होता है? सेरोलॉजी में आपको रुधिर या सीरम का अध्ययन होता है, रुधिर यानी कि ब्लड वगैरह का। ठीक है, ब्लड का। ठीक है। और जियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? जियोलॉजी में पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन होता है जियोलॉजी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर, मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार किया जाए। 72 का देखते हैं हम लोग क्या आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे हम लोग, केवल मादा रक्त चूसती है, ये बिल्कुल सही है। मादा ही रक्त चूसती है आपको, जो नर होता है मेल वो आपको रक्त नहीं पीता है मच्छर में, सिर्फ मच्छर में आपको मादा ही रक्त चूसती है। बी है मादा पौधों का रस चूसती है, ये गलत हो जाएगा आपका। मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं, ये भी गलत है। नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं, ये सही है आपका। ऑप्शन नंबर ए और डी सही है इनमें से। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर किस में, ए और डी। देखिए डी में आ रहा है ऑप्शन नंबर, यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा आंसर यहाँ से। 73 नंबर, 73 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। 73 का ऑप्शन नंबर देखेंगे हम लोग, नीलहरित शैवाल जैव उर्वरक सही है ये। क्रायोसोपा माहो नियंत्रण, ये भी सही है। बायो 902 सरसों का कैक्लोन, ये भी सही है। एजोनोबैक्टर क्यूनेटनासी आपको गलत दे है आपको। ऑप्शन नंबर 73 का यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 74 नंबर के, एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती, किंतु उसे रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है, यहाँ पे ध्यान देंगे। 74 का ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा बी यहाँ राइट हो जाएगा, ओ निगेटिव। उसको इस स्थिति में आपको ओ निगेटिव उस मनुष्य को दिया जा सकता है। 75 नंबर प्रश्न है कि जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है। जीवधारियों को, जिनमें से 15 धातुएं हैं, इनमें से जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती है वो वे कौन कौन सी हैं। 75 का ऐसे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये जो है कि प्रभुत मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है जीवधारियों को। 27 तत्वों में से आवश्यकता होती है टोटल आपको, जिनमें 15 धातु है इनमें से। तो धातु में देखिएगा पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, गंधक, क्लोरीन की आवश्यकता होती है। खनिज लवण का काम क्या है हमारे शरीर में? खनिज लवण का काम ये होता है कि मानव शरीर में विभिन्न उपापचयी गतिविधियों को ये नियंत्रित करता है, यानी कि कंट्रोल करता है। खनिज लवण शरीर के कुल भार का 4.5% अंश बनाता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे हम लोग। वहीं एक चीज़ और याद रखिएगा कि पौधों यानी कि प्लांट को कितने खनिज तत्वों की आपको आवश्यकता होती है, तो उसका भी याद रखेंगे। टोटल 17 होता है, इसको ध्यान में रखना है। टोटल 17 तत्वों की आवश्यकता होती है पौधों को। तो दोस्तों आई होप कि ये आज का विश्लेषण अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं एक और सेट के साथ। जय हिंद।